प्रातः लगभग 9 बजे जगन और बंदूक सिंह जब पुलिस लाइन पहुंचे तो प्यारी, जो रात में शेरनी की तरह बिफर रही थी, अब तनिक भयभीत तो अवश्य थी, परंतु शांत थी, सारिका की भांति सहज। जगन ने जब उसे बुलवाया तो उसने जगन और बंदूक सिंह दोनों से हाथ जोड़कर नमस्ते की। आपको चाय मिली? जगन ने पूछा। जी। कुछ नाश्ता मिला? शायद मिलता, परंतु मैंने ही नहीं लिया। क्यों? स्नान करने से पहले मैं नहीं लेती। इन्होंने स्नान करने के लिए कहा था, परंतु कपड़े जो बदलने के लिए नहीं थे। इन्होंने रिवॉल्वर के अलावा मेरे पास 5,000 रुपये भी जब्त किए हैं। अगर मेरे रुपयों से एक जोड़ी कपड़े मुझे खरीद दिए जाए। ज़रूर। न केवल कपड़े मंगाने की सुविधा दी जगन ने, बल्कि उसे 4 महिला सब इंस्पेक्टरों सहित बाजार भेज दिया, जिससे वह अपनी पसंद की साड़ी तथा अन्य वस्तुएं खरीद कर ला सके। इस प्रकार उन दोनों को पूरे 1 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। घंटे बाद स्नान करके सफ़ेद स्वच्छ परिधान धारण करके वो आई। शायद वो बाजार से सेंध भी लाई थी। उसके कमरे में आगमन से ऐसा लगा जैसे संपूर्ण फुलवारी कमरे में आ गई हो। जगन ने आग्रह करके उसे नाश्ता भी कराया। इसके बाद, अब कुछ पूछूं? जगन ने कहा। जी। आपका नाम? स्वर्णलता, परंतु घरेलू नाम प्यारी है। मैं प्रशिक्षित नर्स और दाई हूँ। मैंने दोनों मामलों की ट्रेनिंग लेकर डिप्लोमे लिए है। और मैं एक उपेक्षित माँ की संतान हूँ। पिता का नाम अवश्य जानती हूँ, परंतु कभी पिता को देखा नहीं। गरीबी के कारण बहुत से गलत काम किए हैं। बहुत दिनों तक ट्रेन में जेबें भी काटती रही हूँ, परंतु कभी पकड़ी नहीं गई। पहली बार पकड़ी गई हूँ। कहती रहिए। बहुत दिनों से एक व्यक्ति से परिचित हूँ। नाम क्या है सो नहीं जानती। उसे सभी दादा कहते हैं। मैं भी दादा ही कहती हूँ। वह विक्रमपुरी में कहाँ रहता है सो नहीं जानती। जब जब उसने बुलाया है वह रेलवे स्टेशन के बाहर 3 में से किसी एक चाय की दुकान में मिला है। मेरे साथ राजापुरी के 4 युवक और थे। चारों ही बेकार है और छोटे मोटे अपराध करते हैं। दादा ने हमें काम सौंपा था कि हम किसी तरह आप लोगों को होटल से अपनी कार तक ले आए। कार में आपका अपहरण कर लिया जाता और आपको राजापुरी रेलवे स्टेशन ले जाया जाता। वही हमें दादा मिलता। फिर क्या होता मैं नहीं जानती। जगेश चंद्र से आपका परिचय है? आप विश्वास करेंगे? ज़रूर विश्वास करूँगा। आज तक मैंने जगेश चंद्र को देखा नहीं है। रात वाली बात, उसे आप पहले से तैयार किया हुआ ड्रामा समझ सकते हैं। उन चारों में से एक का नाम जीवन था। उसी ने ड्रामा तैयार किया था। वो ड्रामा फेल हो गया। मेरा दुर्भाग्य। शायद 5,000 रुपये आपको उस ड्रामे में पार्ट करने के लिए मिले थे। जी। सभी को 5-5 हज़ार रुपये मिले थे? जी नहीं, मुझे 5,000 मिले थे। बाकी चारों को 1-1 हज़ार मिले थे। क्या नाम बताया था आपने? हाँ, दादा। दादा से आपका परिचय कैसे हुआ? एक बार मुझे जेब काटते हुए विक्रमपुरी की रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर पकड़ लिया था। दादा ने 100 रुपये देकर मुझे छुड़वाया था, तभी परिचय हुआ। दादा से आप रुपए लेती है और उसके आदेशानुसार काम करती है। दादा ने आपसे किस तरह के काम कराए हैं? इस तरह का ये पहला काम था। दूसरी तरह के काम? एक ही तरह के काम करती रही हूँ। मुझे हर बार नई ताश की गड्डी से हुक्म का गुलाम निकाल कर दे दिया जाता था और उसे लेकर मैं एक आदमी के पास जाती थी। उसके पास उसी ताश की गड्डी की हुक्म की बेगम होती थी। वो दोनों को मिलाकर देखता था और मुझे से लगभग 1 घंटे खिलवाड़ करके 10,000 रुपये मुझे दे देता था। उनमें से 500 रुपये मुझे मिलते थे। यानी आप उस व्यक्ति के घर जाती थी? जी। तब तो उस व्यक्ति का नाम भी जानती होगी। उसका नाम झाऊमल है। शंकर रोड पर उसकी बहुत बड़ी कोठी है। जगन ने अपनी उत्सुकता दबाते हुए पूछा। जाहिर है कि यह काम आप पसंद करती होगी, तभी दादा आपको भेजता था। क्या नाम बताया था? झाऊमल। उससे तो आपकी अच्छी खासी दोस्ती बन गई होगी। कैसी दोस्ती? आम तौर से जैसी स्त्री पुरुष के बीच होती है। दोस्ती न कहकर इस बिजनेस को शरीर व्यापार कहना अधिक ठीक रहेगा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। अगर मेरा पिता होता तो उसी की उम्र का होता। उसका चेहरा ऐसा है कि देखकर मतली आती है। परंतु ये सब होते हुए भी
अगर मैं बिना हुक्म के गुलाम के उसके पास जाऊँ तो दरबान जाने नहीं देगा। जब वो पत्ता देख लेता है तभी अंदर जाने देता है। खैर, आप अपने घर का पता बताइए, जगन ने नोटबुक निकालते हुए पूछा। 104 मोहल्ला छोटा बाजार राजापुरी। जगन ने उसका पता नोट कर लिया, फिर बोला, धन्यवाद। मुझे जेल कब भिजवाइएगा? जेल जाने की इतनी उत्सुकता क्यों है? मुझे रात वाली महिलाओं से बड़ा डर लगता है। सिर्फ एक घुसे से ही लगा था जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। सुना है जेल में मारपीट नहीं की जाती। अब तो बर्बाद हो ही गई हूँ। बर्बाद तो आप नहीं हुई है। पुलिस हिरासत से जेल जाना होगा ना? शायद। मुकदमा भी चलेगा? शायद। इसका मतलब है सज़ा। उम्मीद ये थी कि शायद सरकारी अस्पताल में नौकरी पा जाऊंगी, परंतु सज़ा याफ्ता औरत को तो नौकरी मिलेगी नहीं। हाँ, सो तो है। भाग्य का लेख कौन मिटा सकता है? मुझे आपसे सहानुभूति है। ऐसा कीजिए कि किसी को फ़ोन करके बुला लीजिए। मैं फ़िलहाल आपको ज़मानत पर छुड़वा दूंगा। किसे बुलाऊं? किसी को भी। दादा को जाकर खोजो भी तो वो ज़मानत नहीं देगा, अपने रुपए वापस मांगेगा। वो बता रही थी ना आप, झाऊमल। आप उसे नहीं जानते, वो तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगा। तब मेरी ज़मानत पर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? यानी राजापुरी में मेरा मकान है, ज़मानत के रूप में आप उसके कागजात रख ले तो यह 200 कम जो 5,000 रुपये है वो। मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। प्यारी ने जगन की ओर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें छलछला रही थी। कुछ क्षण जगन मौन रहा, फिर बोला, अच्छा यूँ ही सही। जी मिस स्वर्णलता जी, सिद्धांत की बात है कि नाग हो या नागिन, टेढ़े ही चलते हैं, परंतु बिल में सीधे चलते हैं। मैं समझी नहीं। अगर आप सच बोल रही है तो मैं आपको छोड़े देता हूँ। वो चौंकी। सुखद आश्चर्य से मानो वो स्तब्ध रह गई। बंदूक सिंह? यस सर। इन्होंने जो पता बताया है वो नोट करो। नोट कर रखा है खोपड़ी में, 104 छोटा बाजार राजापुरी। शाबाश। शाबाशी जैसी क्या बात है? इन्होंने रात में जो कहा ये अब जो कह रही है सभी कुछ अक्षर अक्षर सही सुना सकता हूँ। इन्हें राजापुरी ले जाओ, इनका जमा रुपया भी इन्हें दिला दो। लेकिन बीच में घपला मत करो। अगर इनका बताया हुआ पता सही है तो इन्हें घर छोड़ा। अगर ये पता गलत बता रही है तो इन्हें रिपोर्ट दर्ज कराकर वहीं के पुलिस स्टेशन में जमा कराना। कुछ बातें तब करेंगे जब लौट कर आओगे। जाओ, आप जाइए स्वर्णलता जी। विवश साहब बंदूक सिंह उठा और कार की चाबी जगन की ओर बढ़ा दी। कार ले जाओ। नहीं, दृढ़ स्वर में बंदूक सिंह ने कहा। चलिए मैडम। उठकर प्यारी ने जगन की ओर हाथ जोड़ दिए। मौन नमस्कार। बंदूक सिंह प्यारी को साथ लेकर बस स्टैंड के बाहर तक ही पहुंचा था कि एक टैक्सी ड्राइवर आवाज़ लगा रहा था, आओ राजापुरी रानीपुर। राजापुरी 2 सवारी। क्या किराया लोगे भैया? बंदूक सिंह ने पूछा। जो मर्जी हो दे देना जी, मुझे रानीपुर कोर्ट में पहुंचना है। एक मामूली सा चालान है, सो जुर्माना भर कर आना है। पहले ही काफ़ी देर हो गई। आप बैठिए, मैं चलता हूँ। पहुँचने के पेट्रोल की कीमत निकल आए, इतना ही बहुत है। वो दोनों बैठ गए। कार चल पड़ी, परंतु नगर की सीमा पार करते ही पिछले पहिए में पंचर हो गया। परेशान से ड्राइवर ने कहा, धत तेरे की, जब जल्दी होती है जानबूझकर देर होती है। उसने पहिया बदला, सचमुच बड़ी जल्दी बदला, और कार फिर दौड़ने लगी। फिर 6 किलोमीटर पर, यानी उतनी दूर ही राजापुरी, इतनी दूर ही विक्रमपुरी। दूसरे पिछले पहिए में भी पत्थर हो गया। सत्यानाश, ड्राइवर ने कहा, मेरा तो बंटाधार हुआ ही, आप लोगों को भी परेशानी होगी। अब तो किसी आती जाती टैक्सी कार का इंतज़ाम करना होगा। स्टेपनी मिले तब कार चले। आपके लिए किसी बस को रोकने की कोशिश करूँगा। नहीं ड्राइवर साहब, राजापुरी तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे रात क्यों न हो जाए, बंदूक सिंह ने कहा। आकाश पर बादल छाए हुए थे। बंदूक सिंह तनिक आगे बढ़ गया। नहर थी, उसका पुल था। नहर बरसाती पानी से लबालब भरी चल रही थी। प्यारी उसके पीछे पीछे चली आई थी। बंदूक सिंह पुल की मुंडेर पर बैठ गया। पीछे आकर प्यारी ने शिकायत की,
मुझे वहाँ कार के पास अकेला ही छोड़ दिए। आपके भले के लिए। मेरा भला? जी हाँ, दरअसल कसूर न कार का है न ड्राइवर का, मैं ही मनहूस आदमी हूँ। बरबस ही प्यारी के चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। क्या कहते हैं, आप मनहूस क्यों होने लगे? आप मेरे इतिहास और भूगोल की जानकार नहीं है ना, इसीलिए ऐसा कह रही है। बैठिए, बताता हूँ। बंदूक सिंह के निकट ही वो बैठ गई। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो क्या हुआ? माँ बताया करती थी कि जिस दिन मैं पेट पड़ा उसी दिन घर में सबसे बदमाश पालतू ऊँट मर गया था। यानी मैं पिछले जन्म का ऊँट हूँ। बेकार की बात है। जी नहीं, बड़े काम की बात है। जिस दिन मैं पैदा हुआ, यूँ राजस्थान में आंधी तो आती ही रहती है, परंतु जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन भयानक आंधी आई और गांव के 9 आदमी मर गए। ये तो सिर्फ संयोग है। किस किस घटना को आप संयोग कहेगी? जिस स्कूल में दाखिल हुआ उस दिन हेडमास्टर साहब भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा मजाक है। जी हाँ, जिस दिन कॉलेज में दाखिल हुआ प्रिंसिपल महोदय पागल हो गए। अपने ही नहीं, दूसरों के कपड़े भी फाड़ने लगे। वह हंसी। नौकरी पहले जयपुर यानी राजस्थान से आरंभ की। जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला माँ मर गई। जिस दिन नौकरी आरंभ की बाप भी स्वर्ग सिधार गए। बहुत अच्छे। जी हाँ, तरक्की पाकर दिल्ली आया। जिस दिन दिल्ली आया, दिल्ली में आंधी तूफान वर्षा ओले, यानी उस दिन राजधानी में 13 मरे। ज़रूर आप मन गढ़ंत सुना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि शादी में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? शादी हो गई ना? मत पूछिए। वाह, क्यों ना पूछूं? बात यह है कि शादी का जो चक्कर चला था उसे सुनाते हुए मुझे शर्म आ सकती है और डूब कर मरने के लिए सिर्फ चुल्लू भर पानी की ज़रूरत होगी। डर है कि पानी की अधिकता को सौभाग्य समझकर मैं नहर में ही न कूद पड़ूं। बेकार की बात मत कीजिए। कैसा ज़माना है, दूसरे का दुख सुनने में ज़माने को मज़ा आता है। बड़ी कठिनता से हंसी रोकते हुए वो बोली, अजी सुना भी दीजिए साहब, दूसरे को दुख सुनाने से दुख का बोझ हल्का हो जाता है। बारात चढ़ी, सो तो चढ़ी ही होगी। ढोल शहनाई से लेकर बैंड बाजा तक बजा। क्यों न बजता, एक बड़े अफसर की शादी थी। शादी के मंडप में पहुँचे। जी, मंडप में पहुँचे। वो देवी जी कद में मुझसे ठीक आधी थी। अच्छा, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, और उसने सैकड़ों आदमियों की उपस्थिति में ऐलान किया। कैसा ऐलान? उसने कहा, मुझसे कहा गया था कि मेरी शादी आदमी से होगी, ऊँट से शादी करने के लिए मैंने हाँ नहीं की थी। गप, सरासर गप। आप चाहती है कि मैं नहर में कूदकर मर जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? कोई लड़की ऐसा नहीं कह सकती। कभी दिल्ली आओगी तो सुनवा दूंगा। सारा लंका कांड एक दोस्त ने टेप कर लिया था, उससे अपने इस थू कांड का कैसेट मैंने ले लिया था। सभी कुछ टेप है, बैंड बाजा और शहनाई भी, और बाद में बैरंग और लावारिस लौटने का मातम भी। हाँ, तो उसने कहा कि मैं ऊँट हूँ और मैंने बैठकर उसके पाँव पकड़ लिए। पाँव क्यों पकड़े? जाने कितनी लड़की आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। 501 फीस वाले ज्योतिषी को दिखा चुका हूँ। ब्याह शादी की रेखा ही हाथ में नहीं है। पाँव दूसरे कारण से पकड़े थे। दूसरा कारण? हाँ, मैंने उसके पाँव पकड़कर पूछा, देवी ये सच तुमने कैसे जाना कि मैं ऊँट हूँ? उसने कहा, आईना देखो, सच्चाई तुम भी जान लोगे। यानी विवाह नहीं हुआ? होगा भी नहीं। टेक्निकल दिक्कत है। स्त्रियां मुझे ऊँट समझती है और ऊँटनी मुझे आदमी समझती है। मैं आपकी शादी करा दूँ? फर्स्ट क्लास लड़की। क्षमा कीजिएगा, होली के दिनों में तो होली का भड़वा बन जाना बुरा नहीं लगता, परंतु हर महीने को फागुन नहीं समझ सकता। मैं कहती हूँ शादी होगी, एकदम बढ़िया तरीके से। जी नहीं, 501 वाले ज्योतिषी ने कहा है कि अगर फिर शादी करने की कोशिश की तो खून खराबा होगा, सिर धड़ से अलग हो सकता है। इसलिए जय हिंद।
मैं शर्त बच सकती हूँ? यानी आप शर्त बच सकती है कि सिर नहीं कटेगा, हाथ या पाँव तो कट सकता है। कैसी बातें करते हैं, कोई और बात कीजिए, आपने शादी नहीं की? शरारत से वो मुस्कुराई। आपका इंतज़ार था। यानी आप भी मजाक कर रही है? जो बात आपने कही है, ठीक यही बात शिकागो अमेरिका में एक अमेरिकन युवती ने कही थी। क्या? यही कि आपका इंतज़ार था। फिर? बहुत बुरी बीती। यानी एक रात वो मेरे होटल के कमरे में अतिथि रही। रात को जाने क्या पिला दिया कि सुबह उठकर देखता हूँ कि वही गायब नहीं है, उसके साथ जेब की जमा पूंजी और पासपोर्ट भी गायब है। दूसरे मुल्क में शायद जेल ही काटनी पड़ती। एक अनाथ आश्रम के संचालक को दया आ गई, सो उसी की कृपा से यात्रा पूरी करके वापस आ सका। विश्वास नहीं होता। जी हाँ, विश्वास भला क्यों होगा? एक उल्लू सामने बैठा है और आप मजा ले रही है। ड्राइवर को स्टेपनी प्राप्त करने में लगभग 1 घंटा लगा और तब तक बंदूक सिंह इसी तरह गप हाँकता रहा। आज जब जगन ने कार झाउमल की कोठी की ओर मुड़ी तब वातावरण बदला हुआ था। दरबान ने तुरंत खड़े होकर फूहड़ ढंग से सैल्यूट दागा। कार जैसे पोर्टिको में जाकर रुकी। झाउमल बाहर आया और बेतरतीब चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अच्छे हैं झाउमल जी? आपकी कृपा है जी। वैसे आपने इंतज़ार कराया, कह गए थे कि कल आऊँगा। और जी हाँ, एक बाजीगर से मुलाकात हो गई थी। बाजीगर? जी हाँ, एकदम बाजीगर। बहुत बढ़िया करतब दिखाता था। उसी से कुछ करतब सीखता रहा। आइए, आपको भी दिखाऊंगा। वही ड्राइंग रूम, वही तख्त। उस रोज़ तो आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। बताइए क्या पियेंगे? ज़रा तसल्ली रखिए, आज सिर्फ पीऊँगा ही नहीं, खाऊंगा भी। अगर आपने चाहा तो यही बस भी जाऊंगा। सचमुच बहुत बढ़िया कोठी है आपकी। तो पहले कुछ करतब देखिए। जगन ने जेब से ताश की गड्डी निकाली और कुछ देर तक ताश के पत्ते फेंटता रहा। फिर पत्ते झाउमल की ओर फैलाते हुए वो बोला, एक पत्ता खींचिए तुम। चकित से झाउमल ने एक पत्ता खींचा और पत्ता खींचते ही उसके होठों की मुस्कुराहट लुप्त हो गई। उसके हाथ में हुक्म की बेगम थी। ओह, परेशान लगते हैं। सोच रहे हैं हुक्म की बेगम अकेली हो तो बात नहीं बनती। मानता हूँ, एक पत्ता और खींच लीजिए। अनिच्छापूर्वक झाउमल ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ काँप रहा था और इस बार झाउमल के हाथ आया हुक्म का गुलाम। कहिए, जोड़ा मिल गया ना? जोड़ा? हड़बड़ा सा झाउमल बोला। बेगम और गुलाम। झाउमल ने घबराहट से में भी हंसी की चेष्टा की। फलस्वरूप हंसी ऐसी थी जैसे घोड़ा हिनहिनाया हो। जोड़ा तो बेगम बादशाह का होता है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। माना जा सकता है कि बादशाह तो आप है और आना चाहिए बेगम को। ताश की बेगम नहीं, सशरीर बेगम, बादामी रंग के बालों वाली। वह हाथ में ताश का पत्ता लेकर आए, हुक्म का गुलाम। उसे आप हुक्म की बेगम से मिलाकर देखिए कि एक ही गड्डी के 2 पत्ते हैं या नहीं। ठीक कहा ना? मैं समझा नहीं जी। प्यारी कहूँ या स्वर्णलता? वो चौंका। कौन प्यारी? कौन स्वर्णलता? नहीं जानते? ना, नहीं। जान जाएंगे। फिलहाल वो पुलिस के लॉकअप में बंद है। आप, मेरा मतलब है आपकी तबीयत भी तभी ठीक होगी जब वही बंद किया जाएगा। साहब? साहब कहते हैं जेब कतरे को। हुजूर? हुजूर कहते हैं खजूर बेचने वाले को। भाई साहब फरमाइए। मैं सचमुच नहीं जानता कि बाबू सिंह कहाँ है। बहुत खूब, सचमुच कमाल कर दिया आपने। इच्छा होती है कि तालियां बजाऊं। मैं परमात्मा की कसम खाता हूँ, मेरे और अपने बही खाते के बीच बेचारे परमात्मा को क्यों कष्ट देते हैं। एक है लखपत सिंह, सभी उसे दादा कहते हैं। यह भी सुना है कि डकैती के जुर्म में 5 साल की सज़ा भी काटे हुए है। कोई नई बात कहिए, ये बातें पुरानी हैं। सदा ही जगेश का हाथ उसके ऊपर रहा है। जगन झाउमल की ओर ऐसे देख रहा था मानो कच्चा चबा जाएगा। जगेश चंद्र का और मेरा लेन देन दादा की ही मार्फत होता रहा है। मैंने ये पसंद नहीं किया कि दादा मेरी कोठी में आए जाए, इसलिए वो औरत, क्या नाम है उसका, आती थी, निशानी दिखाती थी और रुपए ले जाती थी।
दादा जाए भाड़ में, वह औरत जाए भट्टी में, जहन्नुम में जाए जगेश चंद्र। इसका मतलब यह है कि पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? हाँ, वह आएगी और आपको बिना किराए की कोठरी में ले जाकर बंद कर देगी। आपकी हवेली की तलाशी लूँगा और यकीन कीजिए कि कुछ न कुछ ऐसा खोज ही लूँगा जिससे 5 साल तक बड़े घर में रह सके। परंतु परंतु मैंने किया क्या है? ये बात जज साहब से ही पूछिएगा, ठीक है? उठते हुए जगन बोला, मैं पुलिस और वारंट लेकर आता हूँ। अगर खाना वगैरह न खाया हो तो खा लीजिएगा। पुलिस हिरासत में शाम से पहले खाना नहीं मिलेगा। एकदम अप्रत्याशित तक से कूदकर झाऊमल ने जगन के पाँव पकड़ लिए। झाऊमल जी, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बैठिए भाई साहब। पाव छोड़िए झाऊमल जी, कहाँ आप करोड़ों की हैसियत के आदमी और कहाँ मैं पालतू सरकारी कुत्ता। आप 2 मिनट को कहते हैं, मैं 5 मिनट बैठे जाता हूँ। जगन बैठ गया। आपको सारा किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा? एकदम सच्ची बातें सुनाइए। 6 साल पहले की बात है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस केस बन रहा था, तब जगेश ने मेरी सहायता की थी। कहते रहिए, परंतु काम किया था रुपए ने। 60,000 खर्च हुआ था। सस्ते छूटे, वरना झाऊमल जी फांसी लग सकती थी। एक और दोष मानता हूँ। फरमाइए। लेन देन का पुश्तैनी काम है, परंतु आजकल जैसा वक्त चल रहा है उसी के कारण दादा से भी कारोबारी ताल्लुक है। मुझे इससे मतलब नहीं है। आप शहर भर के गुंडों से ताल्लुक़ रखिए। यकीन कीजिए कि मैं शराब नहीं पीता। आप खूब शराब पीजिए, मैं मना नहीं करता। जानता हूँ कि जगेश पीता भी है और औरतों का शौक़ उसे सनक की हद तक है। जहाँ तक मेरा संबंध है, घरवाली तो है नहीं, कभी कभी, परंतु इस काम में मेरी और जगेश की साझेदारी नहीं है। ये सब आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? परमात्मा के लिए सुन लीजिए। कहते चलिए। एक दिन इसी कमरे में जगेश बहुत देर तक बैठा पीता रहा। मैंने रोका तो उसने कहा, आज तबीयत उदास है। झाऊमल, कहते हैं ना, जब अपनी पाली हुई बिल्ली अपने से ही म्याऊं करने लगे तो अफसोस होता है। कावेरी सचमुच गजब की औरत है, परंतु वो और उसका आदमी अब आंखें दिखाने लगे हैं, इसलिए अब उसके आदमी को ठिकाने लगना पड़ेगा। मैंने कहा, ऐसा करने से झंझट होगा। उसने लापरवाही से कहा, कोई झंझट पैदा ही नहीं होगा। जब झंझट होगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? बस इसके बाद क्या हुआ ये मैंने ऐसे ही जाना, जैसे सारे शहर ने जाना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ झाऊमल जी, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय दीजिए। जैसे भी होगा मैं उससे पता लगाकर आपको ये बता दूंगा कि जगेश ने लाश का क्या किया। सोच लीजिए झाऊमल जी। तीसरे दिन आप आना। अगर हकीकत न बता सकूंगा तो खुद अपने आप को गिरफ्तार करा दूंगा। ठीक 3 दिन का टाइम आपको दिया झाऊमल जी, परंतु आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आपसे मुलाकात के बाद दादा के भेजे हुए 4 गुंडे और 5वीं आपकी हुक्म की बेगम भी आई थी। मेरा दलिया बनाकर खा जाना चाहते थे, लेकिन खुद बेचारों की खीर बन गई। झाऊमल ने अपने दोनों कान पकड़े। परमात्मा की कसम, यानी मुझे नहीं मालूम। तब किसे मालूम? किसे मालूम ये भी आपको 3 दिन में बता दूंगा। बहुत ठीक, चलता हूँ। भूलिएगा नहीं कि आपका विश्वास किया है। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। परंतु भाई साहब, फरमाइए। कुछ पिया नहीं, खाना भी तैयार है। धन्यवाद झाऊमल जी, कई तरह की दावतें होती है। अगर यार लोग मुझे न खा गए तो एक दिन ज़रूर आपके यहाँ खाना खाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। क्या मतलब? ड्यूटी ख़त्म। देख लिया कि मोहल्ला छोटा बाज़ार है, ये भी देख लिया कि मकान नंबर 104 है। यानी घर तक आकर घर के बाहर से ही लौट जाएंगे? जी हाँ। क्या आपने देखा नहीं है कि पुलिस लाइन में मेरा अफसर बैठा है? देर हो जाने पर वह मुझे मुर्गा बनाकर कुकड़ों को बुलवा सकता है। अनायास ही प्यारी ने उसका हाथ थाम लिया। बच्ची नहीं हूँ श्रीमान। रास्ते भर जो बातें आप बताते रहे हैं सचमुच मज़ेदार गप्पों के अलावा कुछ नहीं थी, परंतु मैं भी औरत हूँ, भेड़ नहीं हूँ जिसे चाहे जैसे हाँक दे।
खाने का समय है और खाना खाकर ही जाना होगा। आइए। वो बंदूक सिंह का हाथ थामे घर में प्रविष्ट हुई और उसे एक कमरे में ले जाकर बैठाती हुई बोली, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, मेरे एक मित्र आए हैं। अधेड़ स्त्री कमरे में आई। बंदूक सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। माँ, ये पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं। आपसे शिकायत करने आया हूँ माँ जी। जवान लड़की को अधिक छूट नहीं देनी चाहिए। जानती है, विक्रमपुरी से साथ लेकर आया हूँ। शिकायत तुम्हारी ठीक है बेटा, परंतु समय से इंसान मजबूर होता है। एक समय वह भी होता है जब बाप की बुढ़ापे में परवरिश बेटा करता है। तब बेटा बाप होता है और बाप होता है मजबूर बेटा। यही हालत मेरी है। मैं मजबूर माँ अब इसकी बेटी होकर जी रही हूँ। ओह माँ, रास्ते भर ये पुराण सुनाते आए हैं और अब तुम महाभारत सुनाने लगी। जाओ, खाना तैयार करो, ये भी खाना खाएंगे। अधेड़ स्त्री ने पूछा, क्या बनाओ बेटा, क्या खाओगे? कुछ भी खा लूँगा माँ जी, अलबत्ता खाऊँगा ज़्यादा। सभी कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में ऊँट था। माँ बेटी दोनों ही हंसी। फिर माँ चली गई। बेटी बंदूक सिंह के निकट ही सोफे पर बैठ गई। बात छिड़ी, खूब है आप। मैं? रास्ते भर मुझे बुद्धू समझकर अनशन सुनाते आए। क्या खूब? यानी सारे रास्ते आपको हंसाता आया, फिर भी आप गुण एहसान नहीं मानकर शिकायत के सुर में बोल रही हैं। वह गुण एहसान था? नहीं था। यहाँ आते ही माँ के सामने बात की चिकोटी काटी। वो क्या था? कुछ गलत कहा? गलत सही की बात नहीं कहती, परंतु कुछ कहने से पहले मेरी स्थिति तो समझ लेते। पिता को मैंने देखा नहीं, माँ ने किस प्रकार मुझे पाला है सो मैंने देखा है। ज़रूर देखा होगा। माँ कई घरों में बर्तन मांजती थी, आधी रात तक सिलाई करती थी। सचमुच वो पूजनीय है। उन्होंने संतान पालन का कर्तव्य निभाया, दुख और अपमान भी सहे। क्यों? घर की नौकरानी थी। सचमुच परिस्थिति से वह दुखी रही होगी। किसी स्त्री का पति। हम भूखे भी रहे हैं। सचमुच ये दुख का कारण है। दुख का कारण मैंने मिटाने का यत्न किया। ये मकान बनवाया, माँ को दूसरों की झूठन मानने से मुक्ति दिलाई। क्या सुख से जीने का यत्न करना पाप है? किसने कहा? आपके कहने का मतलब क्या था? मैंने दाई और नर्स की ट्रेनिंग ली है। सरकारी नौकरी में भी सुख से जीने का आधार नहीं मिलेगा। जो करती हूँ वह न करूँ तो? ज़रूर कीजिए। किसने रोका है? आपने? ओह, समझा। समझे तो ये भी बता दीजिए कि सुख से जीने के लिए क्या करना चाहिए? आपके सुख की परिभाषा क्या है? मैं नहीं जानता। यानी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं? जी। वैसे आपके सुख के जीवन से मैं माँ जी का दुख का जीवन ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। उपदेश सभी दे सकते हैं। क्या तनख्वाह भी मिलती है आपको? बहुत मिलती है, और कभी आप जैसी किसी की गोली का निशाना बन गया तो पेंशन भी बहुत मिलेगी। परंतु जिस स्थिति में मैं हूँ उसके पीछे मेरे माता पिता और परिवार की मेहनत है। कभी पश्चिमी राजस्थान देखा है? नहीं। यहाँ की तरह वहाँ पानी छल छल नहीं बहता। बाजरे की खेती होती है, परंतु कैसे होती है ये जो करता है वही जानता है। भयानक आंधी, रेत के बनते बिगड़ते टीले, कब किसकी जीवित समाधि बना दे कौन कह सकता है। ऐसी कठिन खेती से जो उपजा वो ही मेरी पढ़ाई में लगा। मेरी बात मत कीजिए। सचमुच ऊँट जैसी ही हमारी ज़िंदगी है। मिला तो खूब पेट भर कर खा लिया। भूखे रहना भी हमारे यहाँ अचरज की बात नहीं है। परंतु आप अपने क्षेत्र की बात लीजिए। फरमाइए। जब हम विक्रमपुरी की सीमा पर थे तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देखा कि सड़क के किनारे कितने ही सीमेंट के बड़े पाइपों के टुकड़ों में परिवारों ने शरण ले रखी है। आप देखकर खुश हुए? हाँ, उनकी खुशी देखकर मैं खुश हुआ। उनकी खुशी का कारण था मेहनत की कमाई पर संतोष। उनकी बहुत सी समस्याएं थी, उनके बहुत से कष्ट भी थे, परंतु उनके कारण सड़क के किनारे होने पर भी वह राह चलतों को लूटने वाले डाकू नहीं बन गए। यानी गरीबी देखकर आप खुश होते हैं? नहीं, परंतु एक सच्चाई जानता हूँ। गरीबी व्यक्ति की नहीं हुआ करती, गरीबी देश की हुआ करती है। देश अमीर होगा तो वह भी अमीर होंगे। प्यारी मुस्कुराई।
क्या आपकी बनावटी सच्चाई पर गरीब विश्वास करेंगे? विश्वास करते हैं। अगर विश्वास न करते तो हर गरीब पुरुष जालसाज या चोर डाकू होता। गरीब स्त्रियों की ही बात लीजिए, गरीबी के कारण वह वेश्या या आपकी तरह अपराधी नहीं बन जाती। कुछ क्षण प्यारी मौन रही, फिर बोली, आप मेरे घर में बैठे हैं, इसी कारण आपसे झगड़ा भी तो नहीं कर सकती। झगड़ा करेगी तो नुकसान में रहेगी। कहा ना, ऊंट नस्ल का आदमी हूँ, आसानी से काबू में आने वाला नहीं हूँ। वह मुस्कुराई और फिर खिलखिलाकर हंस दी। समय पर भोजन हुआ और भोजन के बाद बंदूक सिंह ने विदा ली। प्यारी की माँ के उसने झुककर पाँव छुए। प्यारी उसके साथ बाहर तक आई। कहिए तो साथ चलूँ? ट्रेन टाइम तो है नहीं, बस स्टैंड तक आपको विदा करने। तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। तकल्लुफ़ तो ज़रूर करती, साथ चलने की ज़िद भी करती, परंतु रात में हवालात की नींद आरामदेह नहीं थी। नींद समझ लीजिए कि दूर खड़ी मुंह चिढ़ाती रही। आरंभ में ऐसा ही होता है, यानी जब अपराधी हवालात के आदी हो जाते हैं तब नींद आने में दिक्कत नहीं होती। कौन हवालात का आदी होना चाहता है? शायद आप, सुख की खोज में। मजाक मत उड़ाइए। क्या सच्ची बात नहीं कह रहा हूँ? नहीं। प्यारी ने हाथ बढ़ा दिया। मेरा हाथ थामिए, सदा के लिए थामे रहने का वचन दीजिए। ये होगी सच्ची बात। स्वर्णलता जी, जानती हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। श्मशान में शहनाई नहीं बजाई जाती। क्या मतलब? यहाँ आया हूँ बाबू सिंह की खोज में। साला जाने कहाँ जा मरा। वह मिल जाए तब बात होगी। वो मिलेगा नहीं। क्यों? वो मिलेगा नहीं और आप हाथ थामेंगे नहीं, इसलिए नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो। वाह, बुजुर्ग बन गए। बुजुर्ग तो हूँ ही, चेहरे पर ये बकरा दाढ़ी नहीं देख रही हो?